स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, तो ज्योग्राफी का जो पिछला चैप्टर हम लोगों का था वो रिसोर्सेज का था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज की वल्नरेबिलिटी क्या है और उनको हम कंजर्व कैसे करेंगे। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स और उनके यानी उस पर्टिकुलर रिसोर्स के यूजेस क्या हैं और उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या हो रही है और उनको हम कंजर्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का नेम क्या है? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अगर आप इस पे ध्यान दोगे इस चैप्टर पे तो आप देखोगे कि ये सारे रिसोर्सेज की एग्जांपल्स हैं, यानी ये सारे अलग अलग रिसोर्सेज हैं। तो ये अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, जैसे लैंड एक रिसोर्स है, सॉइल एक रिसोर्स है, वाटर इज अ रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन इज अ रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ इज अ रिसोर्स। ठीक, ये सब रिसोर्स हैं। लैंड और सॉइल जो है आपका लिथोस्फीयर का पार्ट है, वाटर आपका हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है आपके बायोस्फीयर का पार्ट है। कुछ चीज़ें यहाँ पे जान लीजिए, नेचुरल वेजिटेशन इसको कहते हैं फ्लोरा और जो वाइल्ड लाइफ है इसको कहते हैं फना। ठीक है, फ्लोरा एंड फना का मतलब क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हम किस टॉपिक्स के अंडर में पढ़ सकते हैं? जैसे सारे रिसोर्सेज हैं तो इनको एक पढ़ने के लिए, इनको याद रखने के लिए कुछ कॉमन टॉपिक्स हम ले सकते हैं। जैसे इन सभी रिसोर्सेज का जो हम इंट्रो लेंगे यानी इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो उसमें ये देखेंगे रिसोर्सेज क्या, ये रिसोर्सेज यानी ये पर्टिकुलर क्या होते हैं, जैसे लैंड क्या है, सॉइल क्या है, वाटर क्या है, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है। ठीक है, ये क्या है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन का हो जाएगा। देन इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके यूजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, अवेलेबिलिटी यानी पाए कहाँ जाते हैं, यूजेस हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल हैं। देन इनके साथ में प्रॉब्लम्स क्या है इन रिसोर्सेज के साथ में। देन उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे और इन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करेंगे। ठीक है, ये एक मैंने अपने हिसाब से एक खाका खींच दिया है कि इनके बेस पे इन्हीं टॉपिक्स के अंडर में हम इन रिसोर्सेज को पढ़ेंगे, तो इससे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी हमारे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा रिसोर्स है इसमें? लैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं भूमि। लैंड, आपको पता है कि जो आपकी अर्थ है, ठीक है, इसका 2/3 यानी 70% वाटर है और 1/3 यानी कि 30% जो है वो लैंड एरिया है। अगर डेटा में देखें तो 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है आपकी अर्थ का, जिसमें से 36.11 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर आपका वाटर है इतने एरिया में और 14.89 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर जो है ये आपका लैंड एरिया है। ठीक है, तो अब जो आपका ये लैंड एरिया है ये, तो यहाँ पे किस तरीके का प्रेशर है इस लैंड एरिया पे, हम लोग जिस तरह इसको यूज करते हैं तो वो देखो किस तरीके से है कि इस 30% लैंड एरिया जो है, ठीक है, इस 30% लैंड एरिया के भी 30% जगह पे दुनिया की 90% पॉपुलेशन रहती है। ठीक, अब वो क्यों रहती है? क्योंकि यही 30% एरिया ही रहने के लिए सुटेबल है, इसी पे सारा प्रेशर पड़ता है पॉपुलेशन का, यही सुटेबल है, बाकी एरिया सुटेबल नहीं है। अब सुटेबिलिटी क्या होती है, कैसे सुटेबल होते हैं? जैसे हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं तो हम लोगों के रहने के लिए चीज़ें क्या होनी चाहिए, जीने के लिए हमको क्या चाहिए? ठीक, तो क्या चाहिए भाई? वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो, वहाँ का जो वहाँ की टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी का मतलब होता है किस तरीके का लैंड है, रिलीफ फीचर कैसा हो। ठीक है, जैसे माउंटेन पे तो ज़्यादा लोग पाए नहीं जाते, डेजर्ट में तो लोग रहते नहीं हैं। ठीक है, प्लेट्यू एरिया में तो ज़्यादा रहते नहीं लोग, कहाँ पे ज़्यादातर प्लेन एरिया में रहते हैं। सारी सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई वो कहाँ पे डेवलप हुई? किन्हीं न किन्हीं रिवर्स के किनारे, यानी जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन एडेप्टेबल हो। जैसे कि जो पोलर रीजन है वहाँ पे तो डेंस पॉपुलेशन रहेगी नहीं, ठीक
ठीक है, कुछ एक दो ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है तो पाई जाती है, नहीं यही जो इस 90% में से 10% बचा, यानी ये 10% बाकी के 70% में रहते हैं, तो ये 70% यहाँ पे कंडीशंस इतनी सुटेबल थोड़े ना होती होंगी, इसीलिए तो ठीक है। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से हम लैंड के एक पर्टिकुलर पार्ट पे डिपेंडेंट हैं, ठीक, यानी सारा बोझ हम इसी 30% एरिया पर डाल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो लैंड है इनका यूज हमारे लिए क्या है। तो आप भी बताओ कि जमीन है, जो लैंड है, जो भूमि है, ठीक है, वो आपके किस किस काम में आती है। तो आप कहाँ पे रहते हो, इसी पे रहते हो, यानी आप यहीं पे आप क्या बनाते हो, घर बनाते हो, ठीक, यहीं पे आप खेती करते हो, जहाँ से आपको फूड ग्रेन्स प्राप्त होते हैं, आप खाना खाते हो। फॉरेस्ट यहीं पे ग्रो होते हैं जो हमारे लिए कई तरीके से लाभदायक होते हैं, उसके लिए अभी हम यहाँ नेचुरल वेजिटेशन में पढ़ ही लेंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ भी इसी पर है, यानी ये तो बाकी चीज़ों का बेस भी है ना कि इसी पर चीज़ें रह रही हैं। हम हाउसेज के साथ में यहाँ पे इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारी डिफरेंट पर्पसेस के लिए बिल्डिंग्स डेवलप करते हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्ट, अब रोड्स में ट्रांसपोर्ट, अब रोड का मतलब रेलवे वगैरह, ये सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये लैंड हमारे लिए काम में आते हैं। अब जो लैंड का यूज़ है तो वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी लैंड का यूज कैसा होगा। जैसे अभी बात आई थी कि 30% लैंड पे 90% पॉपुलेशन रहती है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना, तब तो रहती है। तो फैक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है फिजिकल फैक्टर और एक है ह्यूमन फैक्टर। इन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आएगा, क्लाइमेट, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, रिलीफ फीचर कैसा है, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है ना, ये इसमें आ जाएगा। अब ह्यूमन फैक्टर किस तरीके से लैंड के यूज को डिटरमाइन करेंगे, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है और कितनी है। जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे डेंस एग्रीकल्चर होगी, ठीक, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, फिर टेक्नोलॉजी कैसी है। तो ये डिटरमाइन करते हैं कि कहीं पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो लैंड का यूज है वो कैसा होगा। देन यहाँ पे है कि लैंड का हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं एज अ रिसोर्स। तो आपने रिसोर्स का क्लासिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर में खूब किया है। तो यहाँ पे एक हम बेसिस लेते हैं और बेसिस है वो ऑनरशिप का। तो आप बताओ ऑनरशिप के बेसिस पे जो लैंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के हो जाएंगे। एक प्राइवेट वाले हो जाएंगे जो लोगों के अपने हैं, जैसे घर हमारा अपना है, खेत हमारे अपने हैं, यानी जो आपका पर्टिकुलर है। देन कम्युनिटी हो जाएगा, कम्युनिटी का जैसे स्टेडियम है आपके सिटी में कम्युनिटी, तो वो वहाँ पे सारे लोग जाते हैं, कोई पिकनिक स्पॉट है, कोई पार्क है, तो इन सब जगह पे सारे लोग जाते हैं, तो वो कैसा हो गया, कम्युनिटी हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज problems of लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्सेस के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ठीक। तो आपको पता है, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 30% लैंड एरिया पे 90% पॉपुलेशन रह रही है। पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो हो रही है, उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, बट लैंड एरिया तो बढ़ नहीं रहा है। लैंड एरिया जितना है वो उतना ही रहेगा, उसको तो बढ़ना नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो एक्चुअली वहाँ पे बैलेंस है लैंड एरिया का, वो बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे नेचुरली कुछ चीज़ें हैं कि इतना यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, तो मतलब फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, तो इस तरह की चीज़ें पाई जाती, इनका भी अपना यूज़ है।
अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ह्यूमन भी एग्रीकल्चर करता है, तो कुछ पार्ट में एग्रीकल्चर कर रहा है, कुछ पार्ट में घर बना के रह रहा है। अब इस तरीके से सिस्टम पूरा मान लीजिए बना हुआ है। अब इसमें पॉपुलेशन जब बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, सबसे पहले क्या बढ़ेगा, उसका फूड डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगी, इस एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाएगी। तो अब एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ क्या करेगी, सबसे पहले फॉरेस्ट कट करेगी। घर कहाँ बनाएगी, फॉरेस्ट कट करेगी, एग्रीकल्चरल लैंड में करेगी। तो कितना करेगी, बात इस बात की है ना। जैसे मान लीजिए आप अपने आसपास देख रहे हो, अपनी सिटी को देखो, जब आप कितने ईयर के हो और आप आपसे जितने साल जितनी आपकी उम्र है, तो उसी हिसाब से आप पीछे से जितना आपको याद आ रहा है वहाँ से अपने आसपास सिटी देखोगे। पहले कितने घर बने थे, कितने कम लोग रह रहे थे, अब कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं। नहीं, सब घर बनते चले जा रहे हैं और पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और ये कहाँ पे घर बन रहे हैं, खेतों में बन रहे हैं। सड़क के किनारे पता नहीं कितने खेत थे जहाँ पे अब घर बन रहे हैं। तो क्या बाद में खेती करने वाली ज़मीन पे हम घर बना लेंगे, तो खेती कहाँ करेंगे, फॉरेस्ट कट करेंगे। फिर फॉरेस्ट कट कर लेंगे तो उनके भी फॉरेस्ट से जो हमें डिफॉरेस्टेशन से नुकसान है वो किसको झेलना पड़ेगा, हम लोगों को झेलना पड़ेगा। इसके बावजूद भी क्या सब जगह खेती वाली जगह पे घर बना लेंगे, तो खेती कहाँ करेंगे, यानी हम खाएंगे क्या। तो इसकी क्या है, आप इसको भी जब सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के सामने, हमारी फ्यूचर जनरेशन के सामने। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसके अलावा भी अब जैसे जब लैंड कम है तो उस लैंड का हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर लैंड को हम इतना ज़्यादा उसको एग्जॉस्ट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा उसमें फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे, इतना ज़्यादा उसको इरीगेट करेंगे, इतनी ज़्यादा उसकी सिंचाई करेंगे, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे कि इस लैंड का क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है। खूब ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ करोगे, यानी जो कीटनाशक का, खूब ज़्यादा इसमें फर्टिलाइजर डालोगे तो इसकी जो नेचुरल जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खूब ज़्यादा इरिगेशन करोगे तो ज़्यादा सिंचाई भी जो है सॉइल को लैंड को एसिडिक बना देती है, खराब बना देती है। डिफॉरेस्टेशन करोगे, डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे जो है नुकसान है, लेकिन अगर खाली लैंड के पर्पज से इसका नुकसान देखो तो क्या होगा, जब यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो जो इरोजन से फॉरेस्ट इसको बचाते हैं वो नहीं बचा पाएंगे, तो यहाँ पे इरोजन होगा, लैंडस्लाइड्स होंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो लैंड रिसोर्स के साथ क्रिएट हो रहे हैं। तो अब बात आती है कंजर्व इसको कैसे करेंगे। तो इसको कंजर्व कर पाएंगे हम इसका जो वाइज यूज़ करके, ठीक है। जैसे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जगह पे मैन्योर का यूज़ करें, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। इरिगेशन है, पेस्टिसाइड है, इनका एक लिमिटेड और वाइज यूज़ करना चाहिए। अफॉरेस्टेशन, देखो दो चीज़ें, अफॉरेस्टेशन माने होता है पेड़ लगाना, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना। और एक वर्ड है रिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ काट के लगाना। तो हमें ये चीज़ तो अपनाना ही चाहिए भाई, पेड़ है तो हमारे यूज़ के लिए है, आप उसको काटो, बट एक काटो दो लगाओ, ठीक है। यानी कि हम चीज़ें हमारे लिए नेचर ने हमको यूज़ करने के लिए ही दी हैं, हम उनको यूज़ करें, ये नहीं हम चीज़ों को यूज़ ना करें, लेकिन उसको इस तरीके से यूज़ करें कि हमारे कल भी वो काम आ सके, राइट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, लैंड के बारे में। देन अब आते हैं सॉइल पे। तो सॉइल भी एक रिसोर्स है। अब सॉइल को अगर हम देखेंगे तो ये लैंड का ही एक यूनिट है, ठीक है। यानी सॉइल जो है वो लैंड का ही एक पार्ट कह सकते हैं। अब क्या होती है, ये अपर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर होती है जो कि दो चीज़ों से बनी होती है, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ें होती हैं। सॉइल का क्या यूज़ है, मिट्टी का क्या यूज़ है, आप ही बताओ। ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसमें, कुछ एनिमल्स घर बना के रहते हैं, हम लोग उस पर एग्रीकल्चर कहते हैं, ग्रासेज उगती हैं, वेजिटेशन उगती है, ठीक है। ये सब क्या है, सब सॉइल के यूजेस हैं। देन है सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल कैसे बनती है। तो जब कैसे बनती है तो इसी पे हम ये भी देख लेंगे कि आखिर सॉइल के डिफरेंट टाइप्स क्यों होते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, तो पहले देख लो एक, हाँ, सॉइल प्रोफाइल देख लो, ठीक है। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। जैसे अगर हम ऊपर से देखें तो इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे ऊपर जो होता है ये, इसको कहते हैं ओ ग्रुप, ये होता है टॉप सॉइल, ठीक है, जहाँ पे सबसे अच्छी वाली सॉइल सबसे ऊपर पाई जाती है। देन ए लेवल होता है जिसको बोलते हैं सब सॉइल, ठीक है। फिर इसके नीचे यहाँ पे वेदर्ड मटेरियल होता है। वेदर्ड का मतलब होता है जो टूटी फूटी राख होती है, वेदर्ड मटेरियल होता है। और फिर नीचे होती है बेड रॉक, ठीक है। इस तरीके से एक सॉइल प्रोफाइल बनती है। तो सबसे पहले इसमें आता है पेरेंट मटेरियल, यानी जो फैक्टर्स हैं सॉइल बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, फैक्टर्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो सबसे पहले आता है पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल क्या होते हैं? रॉक्स होते हैं। रॉक्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। कैसे टूटते हैं? उसके लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। एक रिस्पॉन्सिबल है आपका इरोजन और दूसरा वेदरिंग। इरोजन में क्या होता है? हवा, पानी, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये सब क्या करते हैं? रॉक्स को कट करते हैं और उसको ले जाकर के कहीं दूर डिपॉजिट कर देते हैं। ये इरोजन है। वेदरिंग में क्या होता है? धूप से, ठंडी से, जो फ्रॉस्ट एक्शन होता है यानी कोहरा से, हवा के प्रेशर से, इन सब चीज़ों से जो रॉक्स अपनी जगह पे ब्रेक हो जाती हैं उसको क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। यानी इन सब कंडीशन की वजह से क्या होता है? रॉक्स ब्रेक हो जाती है। तो जो ये पेरेंट मटेरियल होता है, यहाँ पे ये भी जान लो कि यही पेरेंट मटेरियल डिसाइड करता है कि सॉइल किस टाइप की होगी, क्योंकि रॉक जिस टाइप की होगी सॉइल उसी टाइप की होगी। जैसे रिवर्स जो इरोड करती हैं मटेरियल को, रिवर्स कहाँ से बहती है? पहाड़ों पर से। तो वहाँ से चीज़ों को ले करके आती हैं, अगली जगह डिपॉजिट करती हैं, तो वो क्या बनती है? एलुवियल सॉइल बनती है। वहाँ की जो बनने वाली सॉइल है वो वहाँ के आसपास के रॉक्स से डिफरेंट होगी, क्योंकि वो सॉइल वहाँ की नहीं है, वो तो माउंटेन से दूर से बहा करके लाई गई सॉइल है। ठीक है। जैसे जो लावा रॉक्स हैं, ठीक है, यानी जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनी हुई हैं, तो उनकी वेदरिंग होकर वहाँ पे बनती हैं, तो वो डिफरेंट होंगी एलुवियल सॉइल से, क्योंकि एलुवियल सॉइल दूसरी चीज़ें हैं और लावा जो है वो रॉक दूसरी टाइप की है। तो उस इस तरीके से जो मेटामार्फिक रॉक के डिग्रेडेशन से बनती है वो सॉइल दूसरी तरीके से होंगी। तो ये मेटामार्फिक लावा और माउंटेन पे पाई जाने वाली जो सेडिमेंट्स हैं, तो ये सब क्या अलग अलग टाइप के रॉक्स हैं। तो उनसे बनने वाली सॉइल क्या होगी? अलग अलग टाइप की होगी। अब वो टाइप किस चीज़ में डिपेंड है? उनका कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, ठीक है, उसके बीच के जो सॉइल का जो साइज है वो किस तरीके का है, तो ये सब यहाँ पे डिसाइड होगा। तो पहला ये हो गया। देन है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट डिटरमाइन करती है कि सॉइल किस तरीके की होगी। जैसे जहाँ पे बारिश कम होती है, डेजर्ट एरिया, तो वहाँ की सॉइल कैसी होती है? सैंड होती है, बालू पाई जाती है वहाँ पे। जहाँ पे अच्छी बारिश होती है वहाँ पे सॉइल का लीचिंग हो जाता है, तो ऊपर की सॉइल वहाँ पे एसिडिक हो जाती है। जहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल होती है वहाँ की सॉइल सबसे अच्छी होती है। तो इस तरीके से क्लाइमेट डिसाइड करती है कि सॉइल किस तरीके की होगी। रिलीफ फीचर डिसाइड करता है, मतलब किसी भी प्लेस की ऊंचाई नीचाई क्या है। जैसे स्लोप पर पाई जाने वाली सॉइल क्या होगी? बहुत ही थिन होगी, बहुत पतली लेयर में पाई जाएगी, जैसे माउंटेन स्लोप वगैरह पे। जो प्लेन एरिया की सॉइल है वो काफ़ी थिक है, काफ़ी डेप्थ है उस सॉइल की, ठीक। तो इस तरीके से रिलीफ फीचर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या क्या हो गया? पेरेंट मटेरियल हो गया, क्लाइमेट हो गया, रिलीफ फीचर हो गया। देन वाटर एंड एयर। वाटर है, सॉइल में मॉइस्चर को बरकरार रखता है जिससे कि उसकी फर्टिलिटी ठीक ठाक रहती है। एयर है, सॉइल को पोरस बनाती है, उसके बीच में जो एयर पास होता है गैप्स बनाती है, जिससे उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रह सके, प्लांट्स उसमें अच्छे खासे डेवलप हो सके, उसके रूट्स का डेवलपमेंट हो सके। देन आपका है इसमें ऑर्गेनिजम्स, यानी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इसमें क्या आ जाएगा? डीके बॉडीज़, ठीक है, जो छोटे छोटे जीव जंतु जो मर जाते हैं सॉइल में वो उसमें ह्यूमस यानी फर्टिलिटी ऐड करते हैं। डीके प्लांट्स, जो पेड़ पत्तियां सड़े पौधे ये सब होते हैं, ये उसमें क्या करते हैं? सब ऑर्गेनिजम्स ऐड करते हैं। तो ये सारे क्या हैं? सब फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के, जो कि डिसाइड करते हैं सॉइल किस टाइप की होगी और कैसी होगी, राइट। तो यूजेज हो गए, इसके जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो हो गए, सॉइल प्रोफाइल हो गया। नाउ अब देखेंगे सॉइल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उसका कंजर्वेशन कैसे करते हैं, यानी कहेंगे सॉइल यूजेज एंड कंजर्वेशन। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं इसकी? इरोजन की। इरोजन में होता है जो इरोजन के एजेंट्स हैं, जैसे अभी हमने कहा था कि वाटर, विंड्स, ये सब क्या होती हैं? सॉइल को इरोड कर ले जाती हैं। देखो प्रॉब्लम्स इस तरह क्रिएट होती है कि सॉइल को बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आपने देखा कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके का होता है, तो ये बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं सॉइल को। एक थिन लेयर होती है और उसको वहाँ से ख़त्म होने में बहुत कम से कम टाइम लगता है। तो इसलिए जो है, अब जैसे अगर वो टाइम से बने बिगड़े तो कोई बात नहीं है, ये तो नेचर में होता रहता है, सब चीज़ें नेचुरल प्रोसेस से चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं। बट इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं तो इसकी बिगड़ने की प्रोसेस काफ़ी तेज़ कर देती है। उतनी जल्दी वो रिन्यू नहीं हो पाता। आपने पढ़ा था ना कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो प्रॉब्लम्स आदमी कहाँ क्रिएट करता है कि उसको रिन्यू होने में जो टाइम लगता है, आदमी वो टाइम नहीं देता है। हम लोग को बहुत जल्दबाजी रहती है तो हम लोग टाइम नहीं देते हैं उसको रिन्यू होने के लिए, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इरोजन हो गया, और क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन सॉइल का भी।
अब डिग्रेडेशन डिप्लेशन ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे सॉइल की इसमें क्या आ जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम होना। भाई सॉइल है, सब कुछ है, लेकिन उसकी फर्टिलिटी कम हो गया, सॉइल उपजाऊ नहीं रह गई, ठीक है, ऊसर हो गई। ये क्यों हो जाती है? एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड का यूज़ करने से, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर का यूज़ करने से, ठीक है। तो अब इसको सॉइल को कंजर्व कैसे करेंगे, ठीक। तो इसको कंजर्वेशन करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं। सबसे पहले जैसे जिससे इनको प्रॉब्लम होती है, हम जो इस पे इरिगेशन करते हैं तो लिमिटेड इरिगेशन करेंगे, हिसाब से करेंगे, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में ये होता है कि हम सॉइल की भी नीड को ध्यान में रखें कि उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और उनका कौन सी क्रॉप कितना ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करती है। तो एक ही क्रॉप कंटिन्यू अगर हम उसमें ग्रो करेंगे तो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को वो खींच लेगी और उससे उस सॉइल को डिफिशिएंट कर देगी। तो क्रॉप को बदल बदल के उसमें ग्रो करना, एक ये हो सकता है। देन जो सॉइल इरोड हो जाती है उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। देखो यहाँ पे आपकी बुक्स में मेथड दिए हुए हैं, तो हम एक एक टॉपिक जो है आपको एक्सप्लेन किए देते हैं। जैसे पहला इसमें बताया गया कि मल्चिंग होती है। क्या होता है? मल्चिंग। तो मल्चिंग में क्या करते हैं, हो सकता है आपने देखा हो जो परवल वगैरह की एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें खेत के ऊपर जो है वो बहुत सारा घास फूस जो है, सूखी घास वगैरह उसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसकी जो रेनी लैंड है इसकी जो ह्यूमिडिटी होती है उसको बरकरार रखता है। तो ये क्या हो गया? मल्चिंग हो गया। देन अगला पॉइंट है आपका कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर्स, तो ये जो सॉइल इरोड होती है ना, तो इरोजन ना हो इसके लिए क्या होता है, जो ढलाने होती है वहाँ पे कुछ यही घास फूस या चट्टानों के बैरियर यानी कुछ रुकावट जैसी पैदा कर दी जाती है जिससे कि वहाँ पे उसका नहीं होता है। देन रॉक डैम, अगला है रॉक डैम। इसमें रॉक को पाइल कर दिया जाता है, उसका स्लोप कम कर दिया जाता है जिससे कि जो तेज़ी से पानी उस पर बहता है वो तेज़ी से ना बहे। जब तेज़ी से पानी नहीं बहेगा तो सॉइल का जो इरोजन है, पानी मिट्टी जो कट के बहती है वो धीरे कट के बहेगी। देन है आपका टीरेस फार्मिंग। टीरेस फार्मिंग, टीरेस का मतलब होता है सीढ़ी। तो सीढ़ीदार खेती जो होती है यानी जो ढलानों पे है वहाँ पे टीरेसेस जैसा यानी सीढ़ी जैसा बना लिया जाए। तो इससे क्या होता है, मिट्टी तेज़ी से नहीं बहती एक स्लोप के सहारे। तो ये टीरेस फार्मिंग हो गई, पहाड़ों के ढालों पे ऐसी खेती होती है। देन है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये है कि एक क्रॉप के बीच में दूसरी क्रॉप को ग्रो कर देना। तो पहली क्रॉप जब तक कटेगी तब तक उसके बीच से दूसरी क्रॉप ग्रो हो जाएगी, तो लैंड कभी खाली नहीं होगा। ये चीज़ें वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बारिश वगैरह से मिट्टी के कटने का डर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जब उस पर ऑलरेडी क्रॉप रहेगी तो मिट्टी जो है वो क्या रहेगी भाई, कवर्ड रहेगी। तो कवर्ड रहेगी तो डायरेक्ट जो उसका रेनफॉल का फ्लो है, डायरेक्ट उसका प्रेशर है वो सॉइल पर नहीं पड़ेगा। तो ये इंटरक्रॉपिंग हो गई। देन आपका टर्म है कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग, इसमें क्या होता है, स्लोप के अगेंस्ट प्लोइंग करना, यानी स्लोप के अगेंस्ट जुताई करना। जैसे ढाल इस तरफ को है तो जुताई ऊपर की तरफ करेंगे तो मिट्टी खींच के ऊपर जाएगी। अगर कंटूर के एलॉन्ग करेंगे तो और मिट्टी नीचे खिसक करके आएगी, यानी और ज़्यादा क्या होगा, इरोजन होगा। तो हमें अगर स्लोप एरिया पे अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो प्लोइंग होनी चाहिए वो अगेंस्ट दी स्लोप होनी चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, हम कंटूर प्लोइंग कहते हैं, ठीक है। देन है आपका शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट, तो यहाँ पे जो है फॉरेस्ट वगैरह ट्रीज वगैरह ग्रो किए जाते हैं किनारे किनारे जिससे कि वहाँ पे इरोजन कम हो सके। तो इसको क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। तो ये सब कंजर्वेटिव मेजर्स हैं किसके, सॉइल के। तो आई थिंक सॉइल भी आपको समझ में आया होगा। तो दो चीज़ें हो गई। देन अब क्या आया, वाटर। तो वाटर अभी हमने देखा था कि 70% एरिया पे क्या है, वाटर है, यानी 2/3 धरती का कितना है, वाटर है। लेकिन इस वाटर का 97% जो है ये खारा पानी है जो कि समुद्र और महासागरों में पाया जाता है। ये हम यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये यूज़ तभी कर सकते हैं जब यहाँ से ये पानी इवेपोरेट होकर बारिश हो और फ्रेश वाटर हमारे तक पहुँचे। तो फ्रेश वाटर है तो वो पाया जाता है केवल 3%, ठीक, 3% फ्रेश वाटर पाया जाता है बस। ये जो फ्रेश वाटर है ये आपका रिवर्स, ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर
इन सब जगह पे पाया जाता है। अब आप खुद बताओ, आप इसमें सबसे ज़्यादा वाटर कौन सा यूज़ करते हो? आप कहोगे रिवर और ग्राउंड वाटर का, ग्लेशियर का तो कम से कम ही यूज़ हो पाता है। तो कुल मिला के या ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो रिवर बनती है। तो कुल मिला के अगर इसमें से देखो तो ये कुल जितना पानी है इसमें से 1% ही हमारे यूज में आता है। तो आप जो है, जैसे आपने बहुत जगह सुना होगा कि वाटर की प्रॉब्लम है, तो यू वुड हैव बीन सरप्राइज दैट इतना सारा पानी है तो आखिर पानी की प्रॉब्लम कहाँ से आती है? तो भाई आप जो इस टाइम के सबसे पहले लोग नदी का पानी पी लेते, तालाब का पानी पीते थे, पीने वाला होता था कि आप जाके नदी तालाब का पानी पी लोगे? नहीं पी पाओगे, ठीक। तो इसलिए वाटर की प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होती है। अगर आपसे कोई पूछे वाटर के यूज क्या है, तो आई थिंक आपको वाटर के यूजेज बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई कौन कौन से यूजेज? सबसे पहले तो डेली यूज, ठीक है, सुबह से उठते हो और सोने तक जाने में वाटर का कितना कहाँ कहाँ यूज करते हो आप अपने हिसाब से जान लो। नहाने, धोने, खाने, कपड़ा धोने और भी जो जो चीज़ धोई जाती है, ठीक है, तो वो सब लेकर के, तो ये सब क्या है, डेली यूज़ में आ गया। देन वाटर से क्या होता है, इरिगेशन, सिंचाई होती है जो जिससे क्रॉप ग्रो करते हैं, राइट। देन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वाटर से, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब वाटर के यूजेज हैं। और कहाँ यूज होते हैं? इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे अखबार वगैरह बनाए जाते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इन सब जगह पे वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक। तो इतना ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए वाटर, आप जानते ही हो। तो अब इनके साथ वाटर के साथ प्रॉब्लम क्या है? तो वाटर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने देखा कि 1% केवल वाटर है और उस पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वाटर की शॉर्टेज होती है। शॉर्टेज बहुत जगह, जैसे अब जो डेजर्ट रीजन है सबसे ज़्यादा, वहाँ पे तो वाटर की शॉर्टेज है। जैसे अपने यहाँ जो है राजस्थान का रीजन, इसके अलावा जो दक्षिण प्रायद्वीप है यानी साउथ का जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे, इसके अलावा जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे बारिश वारिश तो ठीक ठाक होती है, लेकिन चूँकि वहाँ पे हिली रीजन है तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा नीचे होता है, पानी निकल करके बाहर नहीं आता, और बारिश जो होती है तो पानी सब बह जाता है। तो एक तो यहाँ पे रेनफॉल कुछ ही टाइम होती है ईयर के, तो बाकी टाइम वाटर की शॉर्टेज होती है। तो इस तरीके से पूरी वर्ल्ड में इस तरीके से शॉर्टेज, जैसे अपने यहाँ मैंने बताया कि ये एरिया ऐसे अफ्रीका के बहुत सारे एरिया, अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट वाला एरिया जहाँ पे डेजर्ट रीजन है या माउंटेन रीजन, बेसिकली ऐसे समझ लो कि जहाँ पे डेजर्ट और माउंटेन रीजन है वहाँ पे, और प्लेट्यूस रीजन है वहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी यानी कमी हमेशा बनी रहती है। तो प्रॉब्लम्स के साथ क्या है, वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। वाटर पोल्यूशन किन किन चीज़ों से होता है? आई होप क्लास 8th में हो, आप इस पे अच्छा खासा जानते हो, नॉलेज आपको होगी पोल्यूशन किन किन चीज़ों से होता है। पेस्टिसाइड का यूज़, एग्रीकल्चर का जो है फर्टिलाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा यूज, ठीक है, तो इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूट होता है। देन इंडस्ट्री में वाटर यूज होता है, इंडस्ट्री की जो गंदगी होती है, बहुत सारा जो सीवेज होता है वो उठा के वाटर बॉडीज़ में छोड़ देना। इसके बाद में जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं उस पर जो सीपेज वगैरह उसमें होता है, इन सब की वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो ये वाटर की प्रॉब्लम्स है। एक्स्ट्रा ग्राउंड वाटर का जो हम यूज़ करते हैं, ओवर यूज, खूब ज़्यादा इरीगेशन करोगे तो ग्राउंड वाटर को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा खींच लेंगे, बट इतना ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो रही जिससे कि वो ग्राउंड वाटर फिर से रिप्लेनिश हो सके, यानी फिर से वो रिचार्ज हो सके। बार बार ये बात क्या आती है, वही रीन्यूएबल की बात आती है ना, कि ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको रिन्यू तो आप होने दीजिए, उतना टाइम तो दीजिए रिन्यू होने का। आप रिन्यू होने का टाइम ही नहीं देते हो, ठीक है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये बोतल है, ठीक है, हमको यहाँ से पानी निकालना है, पाइप से पानी निकालना है, बोतल खाली नहीं होने दें, ऊपर से पानी गिर भी रहा है, तो जिस एवरेज से पानी इसमें गिर रहा है उस एवरेज से पानी निकल रहा है, ठीक है, तो तभी तक तो ठीक है। पानी तेज़ी से निकालने लेंगे तो बोतल खाली हो जाएगी, जबकि पानी ऊपर से आना है, बोतल खाली नहीं होनी है। तो कहने का मतलब ये कि जब हम इसका वाइज यूज़ करेंगे तो ये इसमें पानी भरा भी रहेगा और हमारा काम भी निकलता रहेगा। इस चीज़ को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। अब यही फिर पानी पी लें हम। तो अब इस वाटर जो कंजर्वेशन करेंगे तो कंजर्वेशन कैसे होगा इसका, तो इस कंजर्वेशन के लिए भाई वही चीज़ जो इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम ना क्रिएट होने दें। जैसे जो इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज हैं उनको वाटर बॉडीज़ में नहीं जाने दें, इरिगेशन का वाइज यूज़ करें, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने दें। देन इसमें एक चीज़ आता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
यानी जो बारिश का पानी है उसको हम बेकार ना जाने दें, क्योंकि वो अल्टीमेटली बारिश का पानी बह करके फिर से समुद्र में पहुंच जाता है और हमारे फिर से किसी काम का नहीं रह जाता। तो जो बारिश का पानी आता है उसको हम रिस्टोर कर लें। तो रिस्टोर कहाँ कर सकते हैं? एक तो सीधा डायरेक्ट रिस्टोर करके अपने डेली यूजेज में ले सकते हैं, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि उसको हम इकट्ठा करके फिर उसको कुछ डीप्स वगैरह यानी गड्ढे वगैरह बना करके उनमें कुछ सैंड और ग्रेवल्स ये सब भर करके फिर उसको नीचे ग्राउंड के अंदर तक जाने दें, ठीक है, जिससे कि ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो सके, सीपेज हो सके वाटर ग्राउंड के अंदर। तो इस तरीके से वाटर का कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो और अगर आप जो है अवेयर हो इन सब चीज़ों में, तो आपको खुद करना चाहिए। जब बारिश हो रही हो तो आपको बहुत सारे बर्तन बाहर रख देना चाहिए, आपको बहुत सारे एनिमेशंस के थ्रू, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, बहुत सारे वर्कशॉप्स लगा करके आपको ये सब चीज़ें सिखाई बताई जाती हैं। वो इसीलिए कि आप इन चीज़ों को डेली लाइफ में यूज़ भी करो। खाली पढ़ाई लिखाई का यही थोड़ी ना मतलब है कि बस किताबों में पढ़ लिया, आंसर लिख दिया और अच्छे अच्छे मार्क्स ले आए। नहीं, अगर पढ़ने का यही मतलब होता तो फिर ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप इसको ये चैप्टर पढ़ने के बाद आज से जब बारिश होगी तो इसको वो इस तरीके से वाटर स्टोर कर सकते हो। पानी बाद में कहाँ यूज़ कर सकते हो भाई? कपड़ा धोने के लिए नहीं पियोगे तो कपड़ा धोने के लिए यूज़ कर सकते हो, बर्तन धोने के लिए यूज़ कर सकते हो, उसे नहाने के लिए उसे यूज़ कर सकते हो, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी प्लांट में पानी डालने के लिए। इन सब चीज़ों में वाटर यूज किया जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि वाटर का कंजर्वेशन क्या होता है। अब क्या आया? फ्लोरा यानी नेचुरल वेजिटेशन। तो अगर नेचुरल वेजिटेशन की आप बात करोगे तो ऐसी वेजिटेशन जिसके ग्रो होने में ह्यूमन की कोई हेल्प नहीं होती, यानी वहाँ पे ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब इनका हमारे लिए नेचुरल वेजिटेशन जो है इनका हमारे लिए क्या यूज होता है, ठीक है। तो देखो खुद से सोचो कि फॉरेस्ट आपके लिए किस तरीके से यूजफुल है। तो कई तरीके से यूजफुल है, जैसे इनसे कुछ हमें डायरेक्ट चीज़ें मिलती हैं। हमको यहाँ से फ्रूट्स मिलते हैं, हमको यहाँ से मेडिसिन मिलती है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, गम्स, रेसिन्स। फिर इसमें जो पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक, उन एनिमल्स से देखो, इसीलिए ये वाला टॉपिक जो है तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कर दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा वाइल्ड लाइफ कहाँ पे रहती है? नेचुरल फॉरेस्ट में रहती है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो है बीज हैं, तो वहाँ से हमें हनी, ठीक है, और जो है एनिमल्स पाए जा रहे हैं मीट, हाइड्स यानी उनकी खाल वगैरह। तो ये यहाँ पे जान लीजिए थोड़ा सा हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ को भी यूज़ कर लिया है। तो ये यूज़ करना गलत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि जब उन्हीं में वो लोग भी शेल्टर पा रहे हैं तो उन्हीं की वजह से तो इनको ले रहे हैं। खैर आप चाहो तो इनको इसमें ना भी इंक्लूड करो, तो भी प्लांट्स से ये चीज़ें हमको ये चीज़ें डायरेक्ट मिल रही हैं। टिम्बर मतलब लकड़ी मिल रही है, जिसको लकड़ी के बहुत सारे यूज़ करते हैं हम। देन और क्या यूजेस हैं? ये तो डायरेक्ट बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है आपको पता है कि इन्हीं प्लांट से हमको क्या मिलती है? ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं? हमको जो हमारी सॉइल वगैरह हमको इरोजन से बचाते हैं। जैसे क्या होता है जब प्लांट्स ज़्यादा हैं तो वो दो काम करते हैं। एक तो जो वाटर की वेलोसिटी, रेनफॉल की वेलोसिटी, यानी जितनी तेजी से पानी लैंड पे गिरता है उतनी तेजी से नहीं गिरने देते, वेलोसिटी उस ट्रीज पे आके खत्म हो जाती है। देन आराम से पानी गिरता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जिससे मिट्टी बहती नहीं है बड़ी तेज़ी से। तो इस पर इनका कंट्रोल हो गया, ऑक्सीजन हो ही गया। देन बहुत सारे जो लिविंग बीइंग्स है, ऑर्गेनिजम्स है, उनको ये शेल्टर देते हैं, यानी लोग ये सब वहाँ पे रहते हैं। अब जो ये बायोस्फीयर यानी ये जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, ये बायोस्फीयर का पार्ट है, मैंने पहले बताया था। तो ये चीज़ें जो है ये आपस में इंटरेक्शन करती हैं और इंटरडिपेंडेंट होती हैं, यानी एक दूसरे पे चीज़ें ये इंटरडिपेंडेंट होती हैं, डिपेंडेंट करती है। और यही जो इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंट होता है, तो ये सिस्टम जो बनाता है इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र हिंदी में कहते हैं इसको। तो जो नेचर का सिस्टम वो ठीक ठाक चलता रहे, इसके लिए इकोलॉजिकल सिस्टम भी जरूरी है। यहाँ पे जान लो कि कोई भी एनिमल, किसी भी तरीके की फ्लोरा और फना हमारे लिए यूजफुल ही है, कोई यहाँ पे बेकार नहीं है। मतलब जो भी चीज़ें आपको लगता है कि सांप हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो ऐसा नहीं है
कि वो केवल आपके लिए हानिकारक है, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। कोई भी यहाँ पे एनिमल या किसी भी तरीके का प्लांट, कोई भी चीज़ यहाँ पे बेकार नहीं है, उसके सबके कोई ना कोई यूज़ है। वो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का एक हिस्सा है, हमारे बायोस्फीयर का एक हिस्सा है, जिसके कि यूज़ हैं वो दूसरी चीज़ों पे इंटरडिपेंड है। वो नेचर को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं किस पे, नेचुरल वेजिटेशन के यूजेस क्या क्या है। तो ये यूजेस आपने देखे कि इस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन जो है वो हमारे लिए यूजफुल है। देन यहाँ पर आया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देख लेते हैं। तो नेचुरल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है डिपेंड करता है दो चीज़ों पे बेसिकली, और भी चीज़ें हैं लेकिन दो चीज़ें कि क्लाइमेट और सॉइल, या रिलीफ फीचर कह सकते हो, रिलीफ फीचर भी कह सकते हो। सॉइल का मतलब हुआ कि सैंड, जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे वेजिटेशन दूसरी तरीके की होगी, प्लेन एरिया में दूसरी तरीके की होगी, माउंटेन, और रिलीफ का मतलब माउंटेन रीजन में दूसरी तरीके की होगी, प्लेन रीजन में दूसरी तरीके की होगी, वैलीज में दूसरी तरीके की होगी, जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे डिफरेंट टाइप की होगी। क्लाइमेट का मतलब ये है कि जैसे जहाँ पे क्लाइमेट पोलर रीजन है, ठीक है, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ पड़ती है, वहाँ की वेजिटेशन दूसरी तरीके की होगी। जो इक्वेटोरियल रीजन है जहाँ पे खूब गर्मी और खूब बारिश होती है, वहाँ की वेजिटेशन दूसरी तरीके की होगी। जो मॉडरेट रीजन है वहाँ की वेजिटेशन दूसरी तरीके की होगी। तो ठीक है, तो अब वेजिटेशन कौन कौन सी पाई जाती है, जैसे कुछ ट्रीज पाए जाते हैं, कोनिकल ट्रीज पाए जाते हैं, श्रब्स पाए जाते हैं, ग्रासेस पाई जाती हैं। तो ये सब क्या है, सब वेजिटेशन के टाइप्स हैं। तो ऐसे पिछली क्लास में आपने टाइप्स के बारे में खूब पढ़ा है, लेकिन आप यहाँ पे भी जान लो जैसे कौन कौन से ट्रॉपिकल, मानसून टाइप ट्रीज पाए जाते हैं। तो जो भी मानसून रीजन है वहाँ पे पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पे खूब ज़्यादा रेन और खूब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेजर्ट वेजिटेशन पाई जाती है डेजर्ट रीजन में। कोनिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं कहाँ पे, माउंटेन रीजन में। ठीक, तो अब जहाँ जहाँ वर्ल्ड में ये चीज़ें हैं, जहाँ पे डेजर्ट्स हैं, जहाँ पे हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाले रीजन है, जहाँ पे मानसून रीजन है, जहाँ पे फॉरेस्ट रीजन है, उन सब जगह पे इस टाइप की वेजिटेशन पाई जाएगी। और उसी वेजिटेशन के हिसाब से उसके अंदर जो है वो वाइल्ड लाइफ भी पाए जाएंगे, उसी हिसाब से जानवर रहेंगे। जैसे ऊंट जो है वो आपके माउंटेन पे रहने नहीं आएगा, कोनिकल फॉरेस्ट में वो रहने नहीं आएगा, ठीक है। एलिफेंट जो है वो डेजर्ट में रहने नहीं जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके वेजिटेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है। अब वाइल्ड लाइफ के साथ क्या प्रॉब्लम है, देखो अभी हमने देखा कि हम इनका क्या यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ जब हम इनको ओवर यूज़ करने लगते हैं तो हमारे लिए क्या होती है, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सबसे ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन के साथ में प्रॉब्लम किसकी है, डिफॉरेस्टेशन की, जिसकी हम लोगों ने कई बार बात की। और देखो ये बार बार बात हर रिसोर्स के साथ इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी सबसे पहले हमने बताया कि यहाँ पे इन चीज़ों के साथ क्या है, ये इंटर डिपेंडेंट हैं। यानी एक का कान खींचोगे तो दूसरे को भी दर्द होगा, ठीक, समझ रहे हो। अब वो वाला नहीं है जो क्लास में आप लोग हरकत करते हो कि इनको मारिए तो हमारे ही दर्द होगा फिर उनको पिटवा दो, या नहीं है। ये सब चीज़ें ऐसे कनेक्टेड हैं कि एक को मारोगे दूसरे को दर्द होगा। आप एक ट्री काटोगे, एक पेड़ काट दो, ठीक है, तो वो ट्री जहाँ जहाँ कहाँ बेटा खुद सोचो। ये सॉइल को प्रॉफिट पहुंचाता है, ये नेचुरल वेजिटेशन को प्रॉफिट पहुंचाता है, ये एनिमल्स को प्रॉफिट पहुंचाता है, ये क्लाइमेट को प्रॉफिट पहुंचाता है, यानी रेनफॉल कराता है, ये मॉइस्चर क्रिएट करता है क्लाइमेट। अब देखो ये अब कितनी चीज़ों को इसने इफेक्ट किया, आप खुद सोच लो। एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो इतने चीज़ों को ये इफेक्ट करता है। तो एक पेड़ काट दोगे तो इन सब चीज़ों पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं क्रिएट होगी। तो इसीलिए आप ये ना सोचना कि बार बार डिफॉरेस्टेशन क्यों इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो इसीलिए रिपीट हो रहा है। तो अब डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है भाई, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें दिनों दिन बढ़ रही हैं। तो उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रीज़ को कट करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे नेचुरल वेजिटेशन को नुकसान होता है। अब जब उसको नुकसान होता है तो उसमें रहने वाले उससे इफेक्टेड सारी चीज़ें, अभी हमने यहाँ पे एक डायग्राम जैसा बना के बताया, वो सारी चीज़ों को नुकसान होता है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है, ठीक है। तो इसको कंजर्व कैसे करेंगे, मोर एंड मोर ट्रीज़ लगा करके ट्रीज़ को भी हम जगह दें वहाँ पे। देन हमारा आता है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, वाइल्ड लाइफ जिसमें आपके बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट्स और इवन एक्वेटिक लाइफ यानी जो जलीय जीवन है वो किस में आएगा, वो वाइल्ड लाइफ में आएगा। इनसे हमें क्या क्या मिलता है, तो आप ही बताओ क्या मिलता है। जैसे मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइड्स यानी उनकी खाल मिलती है। इसके अलावा जो
उनके सींगे वगैरह हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये सब हमें इनसे मिलता है। इसके अलावा ये हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है या कह सकते हो जो इकोसिस्टम है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ये क्या बना के रखते हैं, बायोडाइवर्सिटी बना के रखते हैं। इनकी जो इंटरडिपेंडेंसी होती है और जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं वो सब एक अच्छा सिस्टम क्रिएट करके रखते हैं हमारे नेचर में। ठीक है, आपने फूड चेन पढ़ा होगा कि घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ा है ना। तो इस तरीके से पूरी फूड चेन होती है। जैसे अभी आप सोचोगे कि सांप हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है तो सांप को सब मार देना चाहिए, तो भाई चूहा हमारे नुकसान करता है, सांप उसको क्या करता है, खा जाता है। तो सांप एक हिसाब से चूहों को रेगुलेट करता है कि नहीं रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से आप खुद सोचो, आपको पहले जो लगे कि हाँ ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक है, आपको लगे इनको मार देना चाहिए, ठीक, तो आप फिर सोचो उनको कि क्यों नहीं मारना चाहिए। टाइगर, शेर मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए, अगर क्यों हमारे लिए यूजफुल है, किस तरीके से यूजफुल है। तो जब इस पर आप थिंक करोगे तो आप देखो कि सारी चीज़ें हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट है, ये कितनी दूसरी चीज़ों को रेगुलेट कर रही है। तो अब वाइल्ड लाइफ को खतरा क्यों है, में नुकसान क्यों है, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा होती है हंटिंग और पोचिंग, मतलब शिकार किया जाता है इनका। किस लिए शिकार किया जाता है, इनकी खाल के लिए, इनके दांत के लिए, इनकी बॉडी पार्ट्स के लिए। जैसे हाथी दांतों के लिए बहुत ज़्यादा मार दिए जाते हैं, शेर वगैरह वो भी उनकी खाल के लिए मार दिए जाते हैं। ठीक है, तो और बाकी एनिमल्स की हंटिंग होती है मीट वगैरह के लिए, ठीक, और एक्सेस में। तो इससे क्या होता है, इन वाइल्ड लाइफ को खतरा होता है और फिर इकोसिस्टम को क्या होता है, नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा जो डायरेक्ट इनको नहीं मारते हैं तो भी जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ वगैरह जंगल वगैरह काटे जाते हैं, तो क्या होता है, ये लोग भी धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। जैसे हमें अभी केरल की हाथी वाली आपने घटना सुनी ही होगी, ठीक है, जहाँ पे हाथी को ब्लास्ट से वो मार दिया गया था, मर गया था। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप फॉरेस्ट कट करोगे जो कि उनका शेल्टर है, तो अब वो कहाँ भाग के जाएंगे भाई, वो इनहेबिटेड एरिया में आएंगे जहाँ पे ह्यूमंस रह रहे हैं, वो ऐसी जगह पे आएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, इनको कैसे कंजर्व कर पाएंगे हम, इनके लिए रहने के प्लेसेस हम लोग छोड़ दें। इनके लिए भी भगवान ने इनको भी धरती पे भेजा है। अब हम लोग ज़्यादा होशियार हैं कंपैरेटिवली, तो हम उनको क्या दे रहे हैं भाई, उनके लिए भी तो कुछ जगह होनी चाहिए। जो चूहे घर में आ रहे हैं तो उनको हमने मार दिया, तो चूहों के लिए हमने कोई जगह छोड़ी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली बातें हैं, बिल्कुल सोचने वाली बातें हैं। तो इस तरीके से तो इनको कंजर्व करना, कैसे कंजर्व करेंगे, तो कंजर्व किया भी जा रहा है। जैसे कि नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरीके की जो स्पीसीज़ हैं उनको कंजर्व किया जा रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जा रहे हैं, रिजर्व, ठीक है, सेंचुरीज बनाई जा रही हैं, जैसे बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये सब बनाई जा रही है जहाँ पे बर्ड्स को, एनिमल्स को और जो स्पीसीज हैं प्लांट्स की, उन सबको वहाँ पे कंजर्व करके रखा जा रहा है। अलग अलग तरीके की सारी जो है, जो डाइवर्सिटी है इन सब चीज़ों की, वो बनी रहे। ठीक है, लोगों के अंदर भी उनको अवेयरनेस फैलाई जाती है, उनको अवेयरनेस प्रमोट किया जाता है, जैसे वन महोत्सव वगैरह मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपके चैप्टर में ये इतना चीज़ रहा। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, जो कि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख देना, तो हम भी देखेंगे कि आप कितने मन से वीडियो देख रहे थे। बस इतना है कि वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।